हेलो एवरीवन, होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम सीडीपी से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर्स के, और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी इसके अंदर हैं और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो पहले पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की बहुत बहुत संभावना है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों। तो हम कुछ जो है बीच बीच में कॉन्सेप्ट जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जरूरी आगे पूछे जा सकते हैं, तो कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे और जो आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे। आप कॉमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं और इसके अलावा आपको अपनी तैयारी के बारे में पता चलेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच पीरियड जो है मार्क्स दी ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड। ठीक है, तो बचपन से लेके जो हमारे पास विसक्ता का समय है उसके बीच के जो पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, क्या चीज उसको जो है ट्रांजिशन करती है, तो वो हमें बताना है। उसको हम अर्ली चाइल्डहुड कहेंगे, मिडिल चाइल्डहुड कहेंगे या प्री ऑपरेशनल स्टेज कहेंगे, या फिर उसको हम अडोलेसेंस बोलते हैं। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपने बीएड में या इसको पहले पढ़ा है तो आपने इजी से गेस कर लिया होगा। ये तो आप इसमें हमारी पिक में देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन है वो क्या है हमारे पास, अडोलेसेंस है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिक्वायर यूज ऑफ ग्रोस मोटर स्किल्स। इनमें से कौन सी जो एक्टिविटी है जिसमें ग्रोस मोटर स्किल्स की जरूरत है। तो हमारे पास दो तरह की स्किल्स होती हैं, ग्रोस होती है और फाइन होती है। ठीक है, ग्रोस के अंदर क्या होता है, जिसमें हम अपनी पूरी बॉडी का यूज करते हैं, जो सबसे पहले हम सीखते हैं। ठीक है, ज्यादा जो है हमारी मूवमेंट्स होती हैं वो ग्रोस मोटर स्किल्स होती है, लेकिन जो कम हम यूज करते हैं, कम हमारी जो है मसल्स का यूज हो रहा है जिसके अंदर, वो जो है हमारे पास फाइन मोटर स्किल्स होती है। तो हमारे पास ऑप्शन में देखो क्या है, पेंटिंग ऑन द पेपर यूजिंग ब्रश, कटिंग एंड द पेस्टिंग बाइट्स ऑफ पेपर, और थ्रेडिंग करना नीडल से, और वॉकिंग एंड रनिंग। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा काम किस में हो रहा है, पूरी जहाँ पे बॉडी लग रही है, जहाँ पे हमारी जो मसल्स हैं ज्यादा लग रही हैं, वो है ऑप्शन नंबर डी, वॉकिंग एंड रनिंग। राइट, बाकी जो तीन है उसमें कहीं ना कहीं कम जो है हमारी फाइन मोटर स्किल्स, यानी कि हमारी फिंगर्स का यूज हो रहा है। पूरी बॉडी हम चाहे हम ना भी हिलाएं तब भी काम हो रहा है, तो वो किस में आ जाएंगे, फाइन मोटर स्किल्स में आ जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी, वॉकिंग एंड रनिंग। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन क्या है। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजेंट जो आपको पता होने चाहिए, हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये जो क्वेश्चंस करवा रही हूँ ना, इतने भी अगर आपने कर लिए ना, तो आपके कहीं नहीं जाने वाले 25 नंबर, 20-25 नंबर तो आराम से। बाकी जो है कई कॉन्सेप्ट होते हैं जो किसी पेपर में पूछे जाते हैं, किसी में नहीं भी पूछे जाते, तो वो जो है अगर आप वो भी कवर कर लेते हैं अगले जो सेशंस हैं उसमें, तो आपके 30/30 लेना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है सीडीपी के अंदर, इजी से आप ले सकते हो। तो प्राइमरी एजेंट हमें पता है कौन से होते हैं, ये सारे जो है हमारे पास प्राइमरी एजेंट्स हैं। ठीक है, फैमिलीज हैं, फ्रेंड्स हैं। लेकिन जो हमारे पास स्कूल है, मीडिया है, ये हमारे पास सेकेंडरी एजेंट्स होते हैं। ठीक है, जिससे बच्चा बाद में सीखता है। पहले जो प्रथम समाजीकरण है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, फैमिली से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसका जो कहीं ना कहीं जो फ्रेंड्स हैं वो भी हमारे क्या है, सेकेंडरी एजेंट है, प्राइमरी नहीं है। तो फ्रेंड्स, स्कूल और मीडिया हमारे सेकेंडरी एजेंट्स हैं, जो फैमिली है वो हमारी प्राइमरी है। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास द बिलीफ दैट द फिजिकल ऑब्जेक्ट सच एज डोल, कार एक्सेट्रा हैव लाइफ लाइक क्वालिटीज इज कॉल्ड। ठीक है, जब किसी बच्चे को ये लगता है कि जो डॉल्स हैं वो सच में हैं, ठीक है, जो कार है वो सच में रियल होती है, उनके अंदर भी सांस होती है, मतलब वो भी जीवित है। तो अगर बच्चा ऐसा सोच रहा है, मान्यता रख रहा है, निर्जीव वस्तुओं को भी संजीव समझ रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो ये हमने प्याजे की थ्योरी में पढ़ा है। प्याजे की थ्योरी के अंदर जो हमारे पास सेकेंड स्टेज है उसके अंदर हम ये क्या कहते हैं, जो ऑपरेशनल स्टेज है उसके अंदर हम पढ़ते हैं कि एनी मिस्टिक जो थिंकिंग है वो बच्चे की होती है, चिंतन, कि वो जो चीजें निर्जीव है, नॉन लिविंग है, उनको भी लिविंग समझता है। ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर आपने प्याजे की थ्योरी नहीं की है तो हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी है, तो आप वो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका मिल जाएगा, नहीं तो आप सर्च करेंगे हमारे चैनल के नाम से, तो भी बहुत डिटेल में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स के सारे जो इसमें कवर किए गए हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 की 4 ईयर ओल्ड रिया है, ठीक है, कैन नॉट टेक इनटू द कंसिडरेशन ऑफ ए हाइट एंड विड्थ, दोनों को एक साथ मेजर नहीं कर पा रही है 2 बीकर्स में एट द सेम टाइम व्हाइल पोरिंग द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इनटू टॉल एंड द वाइन बीकर। ठीक है, एक उसके पास टॉल बीकर है, एक वाइन बीकर है, उसको मेजर नहीं कर पा रही है कि भाई किसमें ज्यादा पानी है किसमें कम है विड्थ के कारण। ठीक है, मतलब एक ही टाइम पे दो कॉन्सेप्ट को उसको समझ में नहीं आ रहा।
ठीक है। रीजन नेक्स्ट है हमारे पास, रिया इज एट द प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज पर द जीन पियाजे। तो ये भी पियाजे की थ्योरी में है। अगर आपने पियाजे की थ्योरी नहीं करी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज प्लीज उसे जरूर करो। उसमें से हर बार क्वेश्चंस आते हैं। अब ये एक ही पेपर में 2 क्वेश्चंस आप देख रहे हो, वो भी साथ साथ, तो इतनी इंपॉर्टेंट है ये थ्योरी। तो पियाजे की थ्योरी, अब अगर हमें यहाँ पे क्या बताना है, यहाँ पे असर्शन और रीजन है। तो इसमें पूछा गया है कि जो ये जब बच्चा इस तरह से नहीं कोऑर्डिनेट कर पाता, 2 चीजों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, तो उस स्टेज में या तो हमारे पास बच्चा जो है सेंट्रेशन नहीं कर पा रहा है, या फिर वो जो है 2 चीजों को एक साथ जो है समझ नहीं पा रहा है। तो ये कौन सी स्टेज में होता है? ये हमारे पास प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर होता है, ठीक है। और पहले वाला भी जो है वो भी हमारे पास प्री ऑपरेशनल स्टेज में था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? बोथ ए और आर ट्रू है, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की, ठीक है। और ए और आर जो है ट्रू है, बट आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, और ए इज फॉल्स और आर इज ट्रू, ठीक है। तो वो हमें बनाना है। पता है पियाजे की 4 स्टेजेस है हमारे पास। एक सेंसरी मोटर है, और एक हमारे पास प्री ऑपरेशनल है, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फिर हमारे पास जो है फॉर्मल ऑपरेशनल आ जाती है। तो ये जो है हमारे पास प्री ऑपरेशनल स्टेज का है। तो इसमें आर जो है वो राइट है, ठीक है। आर जो है इसके अंदर राइट है, और इसकी एक्सप्लेनेशन भी राइट है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि बोथ ए और आर राइट है, और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की, ठीक है। तो ए जो है इसमें राइट आंसर होगा। और हमारे पास जो ऑप्शन जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो भी हमारे पास प्री ऑपरेशनल स्टेज का था। नेक्स्ट है हमारे पास गिविंग क्लू एंड ऑफरिंग सपोर्ट टू चिल्ड्रन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आवश्यकता है बच्चे को और उसको क्लू दिए जा रहे हैं, सहायता प्रदान की जा रही है, उसे क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, या फिर पूर्ण बर्नल बोलते हैं, मतलब रीइंफोर्समेंट बोलते हैं, या फिर उसे अनुबंधन बोलते हैं, कंडीशनिंग बोलते हैं, या फिर संज्ञानात्मक संघर्ष बोलते हैं। तो कौन सा इसका राइट आंसर है गेस करेंगे आप? क्योंकि बहुत ही बार हमने रिपीट किया है इससे रिलेटेड। हम स्कैफोल्डिंग से वाइगोस्की का जो है पूरा चैप्टर हम कर चुके हैं। अच्छे से नहीं किया तो आप वो कर सकते हैं। तो कोई भी वीडियो अगर आपको फाइंड करनी है, आप टॉपिक का नाम डालेंगे और आगे चैनल का नाम डाल देंगे तो इजी से आपको मिल जाएगी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट देखते हैं, द एप्लीकेशन ऑफ वाइगोस्कीज थ्योरी टू चिल्ड्रंस एजुकेशन पर्पस। वाइगोस्की के सिद्धांत का बच्चों की शिक्षा में अनुप्रयोग किसका समर्थन करता है? कोलैबोरेटिंग लर्निंग का, ऑपरेट लर्निंग का, या फिर हमारे पास रोट लर्निंग का, परमानेंट लर्निंग का, या फिर पैसिव लर्निंग का। तो हमें पता है कि वाइगोस्की जो है फोकस करते हैं कहीं ना कहीं सोशल लर्निंग पे। तो वो किस पे, इसमें से देखा जाए तो कौन सा? रोट लर्निंग हो नहीं सकता, पैसिव लर्निंग हो नहीं सकता, ठीक है। जो हमारे पास अपरेंट लर्निंग है उसकी बात करी नहीं है उसने। तो वाइगोस्की ने जो है वो मेन जो है मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन, ठीक है, उसकी बात करी है, जीडीपी की बात करी है, कलेक्टिव लर्निंग की, सोशल लर्निंग की बात करी है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, इन कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट द इंडिविजुअल जो है स्ट्राइव्स टू मेंटेन द एक्सपेक्टेशन ऑफ अदर्स रेदर देन द फोकस ऑन देयर ओन कॉन्सिक्वेंस और वंस एक्शन, ठीक है। दूसरे को ज्यादा खुश करने का बारे में सोच रहा है, ठीक है। मतलब जो कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत है उसमें व्यक्ति दूसरे की अपेक्षा को बनाए रखने का प्रयास कर रहा है, खुद से भी ज्यादा, ठीक है, ना केवल अपने कार्यों के लिए परिणामों पर इतना ध्यान देता है। तो वो कौन सी स्टेज है? प्री ऑपरेशनल है, प्री कन्वेंशनल है, और या कन्वेंशनल है, या फिर पोस्ट कन्वेंशनल है। तो हमें पता है प्री ऑपरेशनल स्टेज तो इसका पार्ट ही नहीं है, वो तो पियाजे की थ्योरी है। कोलबर्ग की थ्योरी में तो 3 ही पार्ट है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। तो हमने प्री कन्वेंशनल में देखा है, उसमें तो ओबीडियंस के बारे में है, ठीक है। बच्चा जो है जब 2 से 4 साल का है या 0 से 2 साल का है तो उस स्टेजेस की बात की गई है। लेकिन हमारे पास जो कन्वेंशनल स्टेज है उसमें गुड बॉय बैड बॉय जो गर्ल की स्टेज है उसमें हम देखते हैं कि बच्चा जो है एक अच्छा बनने की कोशिश करता है ना, दूसरों की अपेक्षाओं को रीच करने की कोशिश करता है कि वो जो सोचते हैं तो मुझे वो प्यार करेंगे, ठीक है, मैं उनका बना रहूंगा, तो वो उसके लिए ज्यादा बेटर होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? हमारे पास जो पोस्ट कन्वेंशनल उसमें हम देखते हैं कि जो सोशल ऑर्डर्स हैं उसके बारे में बताया गया है कि बच्चा जो है जो ट्रुथ है, यूनिवर्सल थिंकिंग जो है उसमें बिलीव करता है कि जो यूनिवर्सल चीजें हैं वो सही हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें हेल्प करनी चाहिए लोगों की। तो इसमें जो दूसरों की अपेक्षाओं को रीच करने की बात आती है वो कन्वेंशनल लेवल पे आती है, ठीक है। जो हमारे पास परंपरा
तो इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास ये प्रोग्रेसिव क्लासरूम क्या होती है, प्रगतिशील कक्षा कैसी होती है। तो प्रोग्रेसिव क्लासरूम पे हमने पूरा जो है चैप्टर किया है, उससे रिलेटेड जितने फिलोसफर्स हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी हमने उसमें कवर किए हैं। तो अभी रिसेंटली हमने उसको अपलोड किया, तो आप देख सकते हैं प्रोग्रेसिव क्लासरूम के बारे में। तो मेन जो है वो बात करती है कि जो हमारे पास क्लासरूम होनी चाहिए, क्रिएटिव होनी चाहिए, डिस्कवरी लर्निंग होनी चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए, लर्नर सेंटर्ड होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो इस पे फोकस करती है। तो इसमें आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी जो है शिक्षार्थी केंद्रित होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनू इज अ काउंसलर एट अ स्कूल, विच इंटेलिजेंस शुड शी हैव टू बी एन इफेक्टिव काउंसलर एज पर द हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी। हार्वर्ड गार्डनर थ्योरीज में 8 इंटेलिजेंस की बात की गई है। तो वो 8 इंटेलिजेंस जो है आपको सारी जो है डिटेल में आनी चाहिए। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं 8 इंटेलिजेंस। ठीक है, तो हमें पता है कि जब दूसरे की काउंसलिंग की बात आती है, देखो इसको 2 ही चीजों में कंफ्यूजन है, ऊपर के 2 ए और बी तो है ही नहीं, सी और डी में कंफ्यूजन होगा, इंटरपर्सनल या फिर इंट्रापर्सनल। तो जो जहाँ पे इंट्रा आ जाता है ना, आर के बाद ए आ जाता है, ठीक है, तो वो सेल्फ के लिए होता है हमेशा। बस एक चीज याद रखो, सेल्फ के बारे में जानने के लिए होता है, जो मेडिटेटर होते हैं खुद के बारे में जानते हैं। लेकिन जो इंटरपर्सनल है ना, वो दूसरों के बारे में बहुत अच्छा जान पाते हैं। ठीक है, दूसरों के थॉट्स को समझ लेते हैं, दूसरों के हाव भाव से समझ लेते हैं। तो एक जो अच्छा काउंसलर है उसको क्या होना चाहिए, काउंसलर मतलब दूसरों के बारे में समझना है उसको, खुद के बारे में नहीं। यहाँ पे तो यहाँ पे जो है आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है अगर रेनू को एक अच्छा काउंसलर बनना है तो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू NEP 2020, which language should be a teacher use for interacting in a primary school children during the teacher learning process। ठीक है, NEF जो हमारे पास नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसके अकॉर्डिंग अगर टीचर को इंटरेक्ट करना है प्राइमरी स्टूडेंट के बच्चों के साथ, तो उसको इनमें से कौन सी जो है भाषा चूज करनी चाहिए, रीजनल लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज या मदर टंग ऑफ द चिल्ड्रन। तो स्टार्टिंग में हमें पता है, चाहे एनसीएफ है उससे पहले भी इतने एनसीएफ है, उन्होंने भी यही बात करी है कि बच्चों की मातृभाषा से ही स्टार्ट करना चाहिए, जिसमें उनको जो चीजें हम समझाना चाहते हैं धीरे धीरे आप उनको इंग्लिश से लिंक करें या जो भी टारगेट लैंग्वेज उससे लिंक करें। लेकिन इनिशियली जो बच्चा का जो इसकी मदर टंग है, जिसमें वो बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है, उसी में ही टीचर को बात करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 5-year-old विशाली टोल्ड हर मदर आई वॉन्ट अ फुटबॉल लाइक अमित। आई वॉन्ट अ फुटबॉल लाइक अमित, लेकिन मदर कहती है ओनली बॉयज प्ले फुटबॉल। आई विल ब्रिंग अ स्मॉल क्यूट डॉल फॉर यू। एंड द मदर्स रिस्पॉन्स जो है वो क्या इलस्ट्रेट करता है, क्या इस प्रतिक्रिया कर रहा है इस उदाहरण पे। वो कहती है कि बॉयज को फुटबॉल खेलनी चाहिए, तुम्हारे लिए मैं डॉल ला दूंगी। तो ये कहीं ना कहीं किसको दर्शाता है, अगर आपने जेंडर एंड सोसाइटी बहुत अच्छे से पढ़ी है बुक बीएड की, तो आपने इजी से गैस कर लिया होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जब हम इस तरह से एग्जांपल देते हैं कि लड़के कर सकते हैं लड़कियां नहीं कर सकती, तो ये एक स्टीरियोटाइपिंग है। हाँ, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, रूढ़िवादिता इसको बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। ठीक है, लैंगिक जो रूढ़िवादिता है। नेक्स्ट है हमारे पास लेबलिंग ऑफ चिल्ड्रन एंड प्लेसिंग दैम इनटू द कैटेगरी। अगर आप बच्चों पे लेबल लगा रहे हैं, ये जो बच्चे हैं इस रूम में बैठने वाले, वो जो है ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये जो है कम इंटेलिजेंट है, इनको इनके साथ बैठना है, इनको इनके साथ लेबल लगा रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं, तो इसका क्या परिणाम होगा। नंबर ए, इनहेंस करेगा फैसिलिटीज एंड मीनिंगफुल लर्निंग को, कि भाई बच्चे ज्यादा अच्छा पढ़ेंगे। क्रिएट्स अ सेंस ऑफ ए हेल्पलेसनेस एंड इनफ्eriority अमंग्स द ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। तो एक इनफ्eriorityहीनता आ जाएगी। और इज अ पॉजिटिव स्ट्रेटेजी टू मैनेज द लर्निंग नीड्स टू ऑल चिल्ड्रन। एक पॉजिटिव स्ट्रेटजी है, डज नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द सेल्फ एस्टीम और परफॉर्मेंस ऑफ दैट। कुछ इम्पैक्ट नहीं डालेगा। तो हमें पता है कि इस तरह से अगर आपके साथ हो तो क्या फील होगा, सबसे पहले तो हमें इनफ्eriority ही होगी ऑब्वियसली। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, क्रिएट अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस और इनफ्eriority अमंग्स द ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। नेक्स्ट है हमारे पास कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन मीन्स क्या है। जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है उसका अर्थ क्या है। बच्चों को कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे से, या फिर ओवरऑल डेवलपमेंट जिसमें जो है देखी जा सकती है, एकेडमिक भी और नॉन एकेडमिक बहुत, या फिर इससे जो बच्चे की जो एकेडमिक स्किल्स हैं, ऑप्शन नंबर सी कहता है कि वो बहुत अच्छी हो जाएंगी, वो हम मूल्यांकन उसका अच्छा कर सकते हैं, या फिर हम डिटरमाइन कर सकते हैं जो प्रमोशन उसकी नेक्स्ट क्लास में हमें कर देनी चाहिए एंड ऑफ द ईयर या नहीं, वो उसके लिए होता है। तो जो हमारे पास CCE है
कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन पता है ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए होता है, जिसमें हम बच्चे की एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक दोनों को देख सकें, ऑल एक्सपेक्ट्स ऑफ स्कूल एक्टिविटीज। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन कि इफेक्टिव टीचर्स ऑफन हैव प्रोबिंग क्वेश्चंस ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, दिस इनेबल द टीचर टू अंडरटेक। ठीक है, अगर जो प्रभावी जो शिक्षक है वो क्या करते हैं, शिक्षण अधिगम क्रिया के दौरान कुछ क्या खोजपूर्वक प्रश्न पूछता है, तो ये कौन सा मूल्यांकन कर पाता है, क्या मूल्यांकन है, क्योंकि समेटिव जो है वो हमें पता है वो सारांशात्मक होता है, एंड में होता है, फिर रचनात्मक फॉर्मेटिव जो है वो बीच बीच में होता है, स्टैंडर्डाइज जो होता है मानकीकृत मूल्यांकन वो भी नहीं है, नॉन रेफरेंस जो असेसमेंट है वो उसमें तुम्हें पता है कि ओवरऑल हम देखते हैं जो बड़े पैमाने पे टेस्ट लिए जाते हैं तो स्कूल में मतलब क्लास के बीच में तो नहीं लिए जा सकते। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट इसको कहेंगे, जो हम बीच बीच में क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चों से। फिर हमारे पास रोल ऑफ टीचर इन इंक्लूसिव क्लासरूम क्या है, एड्रेस करना, रिस्पॉन्ड करना द डाइवर्स नीड ऑफ द चिल्ड्रन। ठीक है, हर बच्चा जो अलग है, डिसेबल बच्चे हैं, डिफरेंट एबल बच्चे भी हैं, ठीक है, अलग अलग कल्चर से भी बिलोंग करते हैं, डाइवर्स कल्चर से हैं, तो टीचर का क्या रोल है, गिव अटेंशन टू स्पेशल स्टूडेंट्स हैं उन पे ज्यादा अटेंशन देनी है, आइडेंटिफाई करना है, और जो सेग्रीगेट जो चाइल्ड है बेस्ड ऑन द एकेडमिक एबिलिटीज, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करना है या रेफर करना है स्पेशल नीड चिल्ड्रन टू स्पेशलिस्ट एंड इंश्योर दैट दे आर टॉट इन अ सेपरेट सेक्शन। ठीक है, ये करना है, मतलब उनको अलग से पढ़ाया जाए, अलग उनकी ज्यादा एक्स्ट्रा केयर की जाए। तो हमें पता है कि अब बच्चे जो है उसमें अच्छे बच्चे भी हैं, मतलब अच्छे तो सारे ही हैं खैर, लेकिन मतलब हर कैटेगरी के बच्चे हैं, तो ऑब्वियसली आपको चाहे कोई गॉड गिफ्टेड भी हो उसके ऊपर भी आपको उतना ही अटेंशन देना पड़ेगा। ओके, तो ऐसा नहीं है कि स्पेशल चिल्ड्रन है तो उनको हमें ज्यादा अटेंशन देना है, तो हर बच्चे की नीड को कंप्लीट करना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक आंसर होगा कि एड्रेस एंड रिस्पॉन्ड टू दी डाइवर्स नीड ऑफ दी ऑल चिल्ड्रन, तो ए इसका राइट आंसर। बट व्हाट शुड अ टीचर कीप इन माइंड व्हाइल टीचिंग अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ लर्नर्स, टीचर को क्या माइंड में रखना चाहिए जब वो डाइवर्स ग्रुप ऑफ लर्नर्स को पढ़ा रही है। एक्नॉलेज एंड रिस्पेक्ट एवरी स्टूडेंट्स, हर बच्चे की रिस्पेक्ट करना, बिल्कुल सही है। सेकेंड है इग्नोर कल्चर डिफरेंस, जो उनके कल्चर डिफरेंस उनको इग्नोर मार दो। मेंटेन कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन, गिव इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, और एक और है गिव स्टूडेंट्स ऑटोनॉमी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, तो ये भी राइट है कहीं ना कहीं कि बच्चों को फ्रीडम देना, ऑटोनॉमी देना और फ्लेक्सिबिलिटी देना कि भाई अब वो अपने पेस पर लर्न करें, चीज़ों को सीखें। और कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन भी बहुत ज़रूरी है। इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन की क्या ज़रूरत है, अप्रत्यक्ष निर्देश की क्या ज़रूरत है। और सेकंड अगर देखा जाए इग्नोर कल्चरल डिफरेंसेस, जो सांस्कृतिक भिन्नताएं हैं, ठीक है, की उपेक्षा ना की उपेक्षा, तो मतलब उसको इग्नोर कर दे। अगर उसको इग्नोर कर देगी तो वो चीज़ों को ध्यान में कैसे रखेगी कि ये बच्चा इस कल्चर का है तो मुझे इस कल्चर की जो लैंग्वेज है उसको थोड़ा सा ऐड करके इसको बताना चाहिए ताकि इजी से समझ जाए। ठीक है, उसको कल्चरल डिफरेंस को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है, उसको ध्यान में रख के हर बच्चे की नीड को पूरा करना है, तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो ऑप्शन सेकंड कट हो जाता है, ऑप्शन फोर्थ कट हो जाता है, तो क्या बचता है हमारे पास, जैसे रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन 1 बचता है। ऑप्शन 3 देख लो, मेंटेन कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑप्शन 5 जो है हमारे पास गिव स्टूडेंट्स टू ऑटोनॉमी, और तो 3 जो है इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप देखिए तो कहाँ जो आते हैं ये तीनों एक साथ, तो वो हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर आप कौन सा हो सकता है इसमें, फर्स्ट है हमारे पास, थर्ड है और 5th है। हाँ, फर्स्ट थर्ड, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, टू कैटर द स्पेसिफिक नीड ऑफ अ चाइल्ड विद अ विजुअल डिसेबिलिटी द टीचर शुड, एक स्पेशल नीड बच्चा है जिससे विजुअल डिसेबिलिटी है, तो टीचर को क्या करना चाहिए, फोकस ऑन ए वैरायटी ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशन, ए जो विभिन्न दृश्य प्रस्तुतियां हैं वो उसको देखना चाहिए, ध्यान दिलाना चाहिए बार बार, या यूज अ वैरायटी ऑफ टेक्टाइल मैन्युपुलेटिव्स एंड मटेरियल्स, जो स्पर्श करने वाली सामग्रियां, उसको स्पर्श करके जो बच्चा सीखता है ना वो वाली मटेरियल ज्यादा दिखाने चाहिए। शो लिटिल साइलेंट फिल्म्स, गिव अ लॉट ऑफ स्ट्रक्चर्ड वर्कशीट विद पिक्चर्स, बच्चा जो है वो विजुअल डिसेबल है, तो अगर आप उसको स्ट्रक्चर्ड वर्कशीट्स देंगे या पिक्चर्स देंगे तो क्या ही करेगा, वो नहीं कर पाएगा। साइलेंट फिल्म्स क्यों दिखानी है हमें, उसको ईयर्स की प्रॉब्लम तो नहीं है। और यूज ऑफ वैरायटी जो टेक्टाइल मैन्युपुलेटिव एंड मटेरियल से बहुत यूजफुल है, बच्चा स्पर्श करके सीख रहा है,
सेकेंड है फोकस ऑन वेराइटी ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशन, जो बच्चा जो है वो भी उसको विजुअल डिसेबिलिटी है, तो ऑप्शन नंबर ए भी बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास डिफिकल्टी इन सोशल इंटरेक्शन एंड वर्बल कम्युनिकेशन, टिपिकल कैरेक्टराइज, किस चीज को वो दर्शाता है, किसकी विशेषता है हमारे पास, ऑटिज्म की है या फिर अटेंशन जो हमारे डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है उसकी है, डिसलेक्सिया है, डिसकैल्कुलिया है। डिसलेक्सिया हमें पता है जब रीडिंग राइटिंग की प्रॉब्लम होती है, डिसकैल्कुलिया हमें पता है जब बच्चे को मैथमेटिक्स से रिलेटेड, कैलकुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। अटेंशन जो डेफिशिएंट जो हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है हमारे पास, ध्यान अभाव, अति सक्रियता जो विकार है ADHD, ठीक है, उसमें बच्चा जो बहुत ज़्यादा एकदम से हाइपर हो जाता है। लेकिन जो ऑटिज्म है उसके अंदर क्या है, बच्चा दूसरों से इंटरेक्ट करना उसको मतलब प्रॉब्लम आती है, वर्बल कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास द टीचर गिव्स क्ले ऑफ डिफरेंट कलर्स टू चिल्ड्रन एंड आस्क देम टू मेक वट एवर कम्स इन देयर माइंड, ठीक है, जो भी इनके माइंड में आता है वो बना सकते हैं। थ्रू दिस शी वॉन्ट्स टू प्रमोट इन चिल्ड्रन, क्या प्रमोट करना चाहती है, क्रिएटिविटी, रोड मेमोराइजेशन, नो कोऑपरेशन या फिर इनडिसिप्लिन, ठीक है, आपने आंसर गैस कर ही लिया होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वाज द अर्ली प्राइमरी ईयर्स ऑफ चाइल्डहुड शुड फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ, जो अर्ली प्राइमरी ईयर्स हैं चाइल्डहुड के उस किस चीज पे फोकस करना चाहिए उसमें टीचर को, फिजिकल स्किल्स पे, सोशल स्किल्स पे, कॉग्निटिव एबिलिटीज पे, इमोशनल स्किल पे या फिर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग पे। तो पियाजे की थ्योरी में हमने पढ़ा कि जो प्राइमरी होती है उसमें हम फिजिकल, सोशल, कॉग्निटिव पे कर सकते हैं, इमोशनल पे कर सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग जो होती है वो जब बच्चा बड़ा हो जाता है, ठीक है, एडोलेसेंस में चला जाता है, तब जो है उसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, या फिर 10 से भी बड़ा हो जाता है, 10 साल से ऊपर हो जाता है, तब उसकी एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग जो है वो स्टार्ट होती है। तो इसलिए उससे पहले जो है हम किन चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं अगर वो प्राइमरी में है, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, तो इसका आंसर क्या होगा अगर ऑप्शंस में देखें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो है ऑप्शन नंबर सी में हमें दिखाई दे रहे हैं। फिफ्थ हमारे पास है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ए और बी भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचर जो है बिगिन टू वर्क टुगेदर बाय गिविंग क्लू एंड प्रमोट्स विद स्टूडेंट हु इज अनेबल टू अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट, दिस प्रोसेस इज रेफर्ड एज। एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन आ जाना सेम कॉन्सेप्ट से, उसका सेम ही आंसर होना, तो ये कितने अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस थ्योरी से हम तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं एक ही पेपर में प्रीवियस ईयर के, तो स्कैफोल्डिंग जो है इसका राइट आंसर है, क्योंकि जब हमें पता है कि मोर नॉलेजेबल पर्सन जो ज़्यादा जानता है जब लेस नॉलेजेबल पर्सन को हेल्प करता है, तो क्या हो जाता है हमारे पास स्कैफोल्डिंग प्रोसेस हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास असर्शन और रीजन क्वेश्चंस। अ टीचर जो है ट्राइज टू इंक्लूड एग्जाम्पल फ्रॉम द इमीडिएट इन्वायरमेंट ऑफ द चिल्ड्रन टू मेक द क्लासेस इंटरेक्टिव। क्या कर रही है, एक टीचर ट्राई कर रही है टू इंक्लूड एग्जाम्पल फ्रॉम द इमीडिएट इन्वायरमेंट, जो भी वहाँ पे इन्वायरमेंट है उससे, ताकि बच्चे जो है क्लासरूम जो है इंटरेक्टिव बन पाए। सेकंड है सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग। यस ऑफकोर्स, जो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ है वो अधिगम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हमारे पास ए भी राइट है, आर भी राइट है, और कहीं ना कहीं जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की, ठीक है। इन क्लास को इंटरेक्टिव बनाया जा रहा है, बाहर जो भी रियल लाइफ चीज़ों का एनवायरनमेंट का एग्जांपल लेके आपस में कोलैबोरेशन करके, तो ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, व्हाट विल पोज अ हिंड्रेंस टू चाइल्ड इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। इनमें से कौन सी चीज़ है जो बच्चों को रोकती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बाधा उत्पन्न करती है। आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम करेक्टली, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम क्लियरली, थिंकिंग ऑफ सिमिलर प्रॉब्लम्स दैट वन हैज सोल्व्ड, और सेकेंड है हमारे पास रिमेनिंग फिक्स्ड एट यूजिंग ऑब्जेक्ट इन अ कन्वेंशनल मैनर, मतलब वस्तुओं का केवल एक तरीके से ही प्रयोग करना और उस पर अड़े रहना, ठीक है। ऑफकोर्स कि अगर आप कोई नया तरीका यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया है, टीचर ने उसको क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया, उससे तो उसकी प्रोग्रेस हो गई ही नहीं, या बच्चा सेम क्वेश्चन कर रहा है उसको दोबारा कर रहा है, तो उसकी स्किल्स जो है वो और ज्यादा फ्लेक्सिबल होंगी, इंप्रूव होंगी। लेकिन फोर्थ कहता है कि एक ही तरीके पर ही अड़े रहना, ओके, और कुछ नया नहीं सीखना, तो वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हिंड्रेंस होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मिस्टेक्स एंड एरर्स मेड बाय स्टूडेंट आर इंडिकेटिव ऑफ फेलियर ऑफ द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स। अगर कोई बच्चा मिस्टेक कर रहा है, एरर कर रहा है, इसका मतलब वो
फेल हो रहा है, ठीक है, हमें पता है जो मिस्टेक करता है तो वो तो कहीं ना कहीं हमें अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि बच्चे को हमें कुछ सिखाना है, उसके बारे में हमें समझ में आ रही है, ना कि हम उसे फेलियर में काउंट करते हैं। रीजन है चिल्ड्रन डू नॉट हैव एबिलिटी टू थिंक ऑन देयर ऑन एंड नीड टू बी कंसिस्टेंटली इंस्ट्रक्टेड टू इंश्योर लर्निंग। तो जो बच्चा जो है स्वयं को सोचने की क्षमता नहीं रखता, उसे हमेशा जो एक निर्देशन की जरूरत होती है। तो दोनों ही कहीं ना कहीं गलत है, ए भी गलत है और आर भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारे पास दोनों ही फॉल्स हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमोशन। क्या इमोशन नहीं है? मेमोरी, एंगर, लव, फियर। हमें पता है कि एंगर एक इमोशन है, लव एक इमोशन है, फियर एक इमोशन, लेकिन मेमोरी एक इमोशन नहीं है। फिर है हमारे पास, व्हाट स्ट्रेटेजी कैन अ टीचर यूज टू इंक्रीज इंट्रेंसिक मोटिवेशन इन हर प्राइमरी ग्रेड स्टूडेंट। अगर एक टीचर को इंट्रेंसिक मोटिवेशन इंकरेज करनी है बच्चे के अंदर, तो क्या करना चाहिए? इसमें से प्रेज करना चाहिए ईच एंड एवरी एफर्ट मेड बाय द एवरी स्टूडेंट। सेकेंड है पिनिश करना चाहिए अनडिजायरेबल बिहेवियर को। थर्ड है प्रमोट कॉम्पिटिशन अमंग्स दी स्टूडेंट्स। और डी है हमारे पास, इनकरेज चिल्ड्रन टू एक्सपीरियंस द जॉय ऑफ लर्निंग। तो अंदर से खुशी आए, अंदर से इंकरेजमेंट आए, उसके लिए इंकरेज करना चिल्ड्रन को एक्सपीरियंस दी जॉय ऑफ लर्निंग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, ओवरऑल फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन लर्निंग डज नॉट इफेक्ट। अगर ओवरऑल जो फिजिकल और मेंटल वेलबींग है ऑफ चिल्ड्रन की, वो कोई इम्पैक्ट नहीं डालती, हिंड्रेंस क्रिएट करती है, इट इज नॉट रिलेटेड टू, और ये फैसिलिटेट करती है, एक बढ़ावा देती है। ओवरऑल फिजिकल और मेंटल वेलबींग जो है वो लर्निंग के अंदर क्या बढ़ावा ही देगी ना। अगर बच्चे का दिमाग ठीक है, उसका शरीर ठीक है, तो ऑब्वियस वो हिंड्रेंस तो होगी नहीं, वो क्या है, एक हमारे लिए फैसिलिटेट की तरह काम करती है, सुगम बनाती है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रूही बिलीव्स दैट शी डिड नॉट स्टडी प्रॉपरली विच इज वाई शी डिड नॉट गेट गुड मार्क्स इन हर साइंस टेस्ट, दो she can do science quite well and she is attributing her performance to। रूही का मानना है कि उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है, अदरवाइज वो साइंस में बहुत अच्छा करती, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती। इसमें वो क्या चीज पे फोकस करी? एनवायरमेंटल फैक्टर, लैक ऑफ एबिलिटी, लैक ऑफ एफर्ट्स और टफ लक। अपने लक को तो कोस नहीं रही, वो खुद ही बोल रही है कि आई डिडंट प्रिपेयर वेल, ठीक है, मैंने प्रॉपरली से पढ़ाई नहीं करी, तो मैंने लेस जो एफर्ट्स हैं वो अपने कम डाले हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, लैक ऑफ एफर्ट जो है इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से जो क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस से प्रीवियस जो 2022 है उसके अंदर ये क्वेश्चन पेपर आया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कितना इजी था, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट, अगर आपको टफ भी लगा तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। सो अगर आपको अच्छा लगा हो सेशन, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट भी, आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।